हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड यू ऑल आर स्टडिंग वेल। तो अभी तक मैंने पार्टनरशिप एक्ट का 2 लेक्चर्स दिया है, जहां पे मैंने यूनिट 1 फिनिश किया है। यूनिट 1 आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं और मैं यहाँ पे बहुत सारी ट्रिक्स लेके आई हूं जिससे आप अपने सेक्शंस को भी अच्छे से याद कर सकते हैं। तो प्लीज मेरी लेक्चर अच्छे से देखिएगा। सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे इन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक दिया हुआ है। सो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली पे अटेंशन। अभी मैं जो भी पढ़ाने वाली हूं उस पर प्लीज अटेंशन पे कीजिएगा एंड लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो हियर इट गोज। सो यूनिट 2 क्या है हमारा, आपको पता है। यूनिट 2 डिस्कस करता है विद द रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स, राइट? रिलेशंस, ड्यूटीज, आपके राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, इजंट इट? तो बेसिकली आपका यूनिट 2 डील्स विद द रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स। तो रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स का मतलब क्या हो गया? पार्टनर्स का आपस में रिलेशन, पार्टनर्स का फर्म के साथ रिलेशन, पार्टनर्स का आउटसाइडर्स के साथ रिलेशन। तो रिलेशन का मतलब नॉट जस्ट पार्टनर आपस में, सिर्फ अपने बीच में नहीं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम पार्टनर्स का बात कर रहे हैं विद द, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म विद द पार्टनर्स। फर्म के अंदर आपके पार्टनर्स हैं, राइट? तो इनका विथ द आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स के साथ इनका क्या रिलेशन है, ठीक है ना? फिर इनका आपस में क्या रिलेशन है, बिटवीन देमसेल्व्स, बिटवीन पार्टनर्स क्या रिलेशन है इनका, हम वो चीज पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिर हम पढ़ने वाले हैं कि इसका फर्म के साथ क्या रिलेशन है, इस पार्टनर्स का फर्म के साथ क्या रिलेशन है, बिटवीन द फर्म, ठीक है ना? तो बिटवीन द फर्म के साथ क्या रिलेशन है, बिटवीन फर्म एंड द पार्टनर्स। और फिर हम पढ़ने वाले हैं कोई भी नया पार्टनर्स, इनकमिंग पार्टनर्स, आउटगोइंग पार्टनर्स, उनके साथ क्या रिलेशन है। इनकमिंग, आउटगोइंग पार्टनर्स, उनके साथ इसका क्या रिलेशन है। समझ में आया ना? तो जब हम रिलेशन ऑफ पार्टनर्स का बात कर रहे हैं, हाँ, तो हम ये सारी चीजें जो है वो पढ़ने वाले हैं। आउटसाइडर्स के साथ उसका रिलेशन, पार्टनर्स के साथ उसका रिलेशन, इनकमिंग पार्टनर्स के साथ उसका रिलेशन, आउटगोइंग पार्टनर्स के साथ उसका रिलेशन एंड बिटवीन द फर्म ऑल्सो, कि एक पार्टनर का और फर्म का आपस में क्या रिलेशन है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, सो लेट्स मूव अहेड नाउ। एज यू ऑल कैन सी, यहां पे आपको दिख ही रहा होगा कि यहां पे मैं क्या लेके आई हूं। प्लीज सी दिस। तो रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स में हम ये कुछ सारी चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका यहां पे समरी है, ठीक है? सो इसमें क्या है, सबसे पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ व्हाट? ऑफ पार्टनर्स, ठीक है ना? तो पहले हम बेसिकली पार्टनर का म्यूचुअल आपस में जो रिलेशन है वो पढ़ेंगे। रिलेशन विद द थर्ड पार्टीज, मतलब कि आउटसाइडर्स के साथ क्या रिलेशन है, राइट? वो पढ़ेंगे। लाइबिलिटीज टू द थर्ड पार्टीज, तो बेसिकली ये दोनों आपके थर्ड पार्टी के साथ हो गए, रिलेशन विद द थर्ड पार्टीज और लाइबिलिटीज टू द थर्ड पार्टीज, क्लियर? और ये जो चीज है ये हो गया आपका म्यूचुअल राइट्स एंड बेनिफिट्स, राइट्स एंड ड्यूटीज, जो सारे पार्टनर्स का मिलके क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम्स योर इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। नाउ व्हाट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर? मतलब क्या हो गया, सपोज कोई जैसे अब मैं टीचर हूं ना, है ना? तो मेरा इम्प्लाइड ड्यूटी क्या है? व्हाट इज द इम्प्लाइड ड्यूटी? मतलब मैंने आपको नहीं कहा, आपने मुझे नहीं कहा, लेकिन न चाहते हुए भी एक इम्प्लाइड मेरा एक ड्यूटी है। क्या है? कि मैम प्लीज आप जो भी पढ़ाओगे अच्छा पढ़ाना, ठीक से पढ़ाना, करेक्ट पढ़ाना। ये एक इम्प्लाइड है। आप, मैंने नहीं कहा कि मैं जो पढ़ाऊंगी अच्छा पढ़ाऊंगी, मेरे से पढ़ना ही पड़ेगा, मैं एकदम कंफर्म अच्छा पढ़ाऊंगी, नहीं कहा ना, लेकिन ये क्या है? इम्प्लाइड है। इफ आई एम अ टीचर, दैट इज व्हाट आई एम सपोज टू डू, दैट इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू डू, करेक्ट, राइट? तो ये हो गया मेरा इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो वैसे ही पार्टनर्स का भी कुछ कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटीज होता है जो पार्टनर्स को देखना पड़ता है, जो पार्टनर्स के लिए इम्प्लाइड होता है। इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड, इट इज इम्प्लाइड। जैसे कि एक्ट्स बियॉन्ड द अथॉरिटी, कुछ कुछ होता है अथॉरिटी के बाहर जाके करना पड़ता है। एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सच इम्प्लाइड अथॉरिटी, कितना हद तक अपना इम्प्लॉयड अथॉरिटी ये लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम क्या पढ़ेंगे? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ पार्टनर कमिंग इन, गोइंग आउट। तो ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर के अंदर आपका है, जो हम देखेंगे। तो लेट्स बिगिन नाउ। द फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? हम जो पढ़ने वाले हैं सेक्शन 9 टू सेक्शन 17 करने वाले हैं टुडे। वी विल बी डूइंग सेक्शन 9 टू सेक्शन 17। सेक्शन 9 टू सेक्शन 16 तक करेंगे बेसिकली, ओके? तो देखो सेक्शन 9 क्या है? सेक्शन 9 हमारा है ड्यूटीज,
व्हाट इज इट? ये हमारा ड्यूटी से रिलेट करता है। मैं आपको याद करवाऊंगी सेक्शंस, यू डोंट हैव टू वरी, प्लीज पे अटेंशन टू वट एवर आई एम सेइंग, ओके, जस्ट पे अटेंशन हियर। सेक्शन 9 हमारा ड्यूटी से रिलेटेड है। सेक्शन 10 हमारा इंडेमनिफाई से रिलेटेड है। इंडेमनिफाई फ्रॉड, मैं आपको समझाऊंगी इंडेमनिफाई का मतलब क्या होता है। मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी, वेरी गुड। चलो, इंडेमनिफाई, ठीक है ना, इसका होता है फ्रॉड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 11 हमारा अग्रीमेंट से रिलेट करता है, अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, ठीक है। देन वी हैव सेक्शन नंबर 12 विच डील्स विद बिजनेस। किससे डील करता है? बिजनेस से डील करता है। बिजनेस कंडक्ट कैसे करना है, क्या करना है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू इन डिटेल्स। ऑल द नोट्स आर देयर, जो मैं शॉर्ट में लिख के लाई हूं, आपको दिक्कत होगी नहीं। एक बार बस आप सुनो मेरी बात। म्यूचुअल राइट्स से डील करता है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज से ये डील करता है। देन वी हैव सेक्शन नंबर 14 जो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म डील करता है, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म से डील करता है। देन वी हैव सेक्शन नंबर 15 जो है एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लास्ट ईयर आया है, इस लास्ट टर्म में आया है, द सेम क्वेश्चन ऑन एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, प्लीज व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग, मेक श्योर करना कि आप अच्छे से समझो। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 16 है पर्सनल प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट बाय द पार्टनर्स, बाय द पार्टनर्स, ठीक है। एंड सेक्शन 17 इज चेंज इन फर्म। क्या है? चेंज इन फर्म, क्लियर। चलो, तो ये सारे टॉपिक्स है आपके सेक्शंस रिलेशन से रिलेटेड है, जहां पे हम पार्टनर्स के आपस में और फर्म के साथ क्या रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। पार्टनर्स का आपस में क्या अग्रीमेंट है, क्या ड्यूटीज बनता है, और उसका फर्म के साथ क्या रिलेशन है, वो हम इसमें इस वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो आपने देखा सेक्शन 9 टू सेक्शन 17 मैंने सारे सेक्शंस लिख दिए, और उसमें क्या क्या चीज डील करता है वो भी लिखा है। अब इसको याद कैसे करें? मैम इतना सेक्शंस है इस चैप्टर में, रिलेशंस वाला में, अगर सेक्शंस याद करने का तरीका अगर आपको आ जाए तो कितना अच्छा हो, है ना। तो सेक्शन याद करने के लिए मैं ये कुछ बना के लेके आई हूं। आई होप यू ऑल कैन सी दिस। कैन यू ऑल सी दिस? ओके, नाउ देखो सेक्शन 9 टू सेक्शन 17, राइट। तो देखो ये चीज अगर आप याद कर लोगे तो आपको सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे। हाउ इज इट? कैसे किया मैंने? पार्टनर की ड्यूटी होती है टू वर्क प्रॉपरली विदाउट फ्रॉड। इजी, एक पैराग्राफ याद करना है, दैट्स इट। पार्टनर की ड्यूटी होती है टू वर्क प्रॉपरली विदाउट फ्रॉड, एंड जो अग्रीमेंट में लिखा है बस वही बिजनेस करे, जो अग्रीमेंट में है बस वही बिजनेस करे। तो देखो 4 सेक्शंस आपको याद हो गए, 9, 10, 11, 12 हो गए ना। पार्टनर्स की ड्यूटी होती है टू वर्क प्रॉपरली विदाउट फ्रॉड, एंड जो अग्रीमेंट में लिखा है बस वही बिजनेस करे। हो गया। सेक्शन नंबर 9 ड्यूटी से रिलेटेड है, सेक्शन नंबर 10 फ्रॉड से रिलेटेड है, सेक्शन नंबर 11 आपका अग्रीमेंट से रिलेटेड है, सेक्शन नंबर 12 आपका बिजनेस से रिलेटेड है। हुआ ना। तो वापस से मैं रिपीट कर रही हूं, पार्टनर की ड्यूटी होती है टू वर्क प्रॉपरली विदाउट फ्रॉड, एंड जो अग्रीमेंट में है बस वही बिजनेस करे, ठीक है। 9 to 12 यहां याद हो गया। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छे से काम करने के लिए उनको पता होना चाहिए आपस में क्या म्यूचुअल राइट्स है ना। अगर पार्टनर को अच्छे से काम करना है तो उनको पता होना चाहिए ना क्या म्यूचुअल राइट्स है, राइट। सो फर्म की प्रॉपर्टी को अप्लाई मत करना, फर्म की प्रॉपर्टी को अप्लाई मत करना, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 14, एप्लीकेशन ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी, ये आपका एप्लीकेशन हो गया। अप्लाई मत करना फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स, ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 16, वरना आपको फर्म चेंज करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? वरना आपको फर्म चेंज करना पड़ेगा। जो चेंज इन फर्म था सेक्शन नंबर 17 हो गया। तो क्या आपको समझ में आया हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर सेक्शन नंबर 9 टू सेक्शन नंबर 17 विद इन दीज पैराग्राफ्स? ये पैराग्राफ्स दिमाग में बैठा लोगे तो आराम से आपको सारे सेक्शंस विद नंबर्स याद हो जाएंगे, राइट। वापस से रिपीट करूं तो चलो यहां पे देखते हैं एक बार। सेक्शन नंबर पार्टनर्स की ड्यूटी होती है टू वर्क प्रॉपरली विदाउट फ्रॉड, एंड जो अग्रीमेंट में है बस वही बिजनेस करे, जो अग्रीमेंट में है बस वही बिजनेस करे। अच्छे से काम करने के लिए क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए म्यूचुअल राइट्स के बारे में, इसीलिए फर्म की प्रॉपर्टी को अप्लाई मत करना अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, वरना आपको फर्म चेंज करना पड़ेगा। दैट्स इट, इतना सिंपल है। आई नो आपको बहुतों को ये याद भी हो चुका होगा। तो यहां पे आपको मैंने ये सारे सेक्शंस याद करवा दिए हैं। सेक्शन नंबर 9 टू सेक्शन नंबर 17 आपको अच्छे से याद हो चुका है।
अभी मैं अगर आपको पूछूंगी तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। चलो लेट्स मूव अहेड विद द टॉपिक्स नाउ। अब सेक्शन नंबर 9 हमने क्या पढ़ा था? ड्यूटी, राइट? ड्यूटीज के बारे में पढ़ा था। तो यहां देखो प्लीज, जनरल ड्यूटी ऑफ द पार्टनर जो है हमारा सेक्शन नंबर 9। नाउ जनरल ड्यूटी ऑफ द पार्टनर मतलब कि पार्टनर का जनरल ड्यूटी होता क्या है, पार्टनर जो है उसका ड्यूटीज क्या क्या होता है, कैसे कैसे उसको करना है, क्या क्या काम है जो उसको करना चाहिए। तो देखो यहां पे जो आपके पास इतने इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं बुक में, उसका कुछ नहीं है, उसका जिस्ट यही है जो मैं यहां पे पॉइंट्स लिखी हूं, दैट इज द कंप्लीट समरी ऑफ द होल पैराग्राफ। ओके, सो प्लीज सी हियर, पार्टनर्स की जनरल ड्यूटी क्या है? बिजनेस फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। मतलब क्या उनका सबसे मेन काम क्या है, ड्यूटी क्या है कि उनको बिजनेस करना है फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, मतलब सबको एडवांटेज हो ऐसा लेके उनको बिजनेस करना है। ठीक है ना, ये मेन फर्स्ट ड्यूटी हो गया। सेकंड क्या है? रेंडर ट्रू अकाउंट्स। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट हियर। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका ए, बी और सी है, ये सेक्शन नंबर 9 है, यहां पे लिख रही हूं, ठीक है ना। बी आपका बहुत बड़ा अच्छा अकाउंटेंट था, मतलब पहले वो अकाउंटेंट का काम करता था एंड देन ही केम इनटू अ पार्टनरशिप। ओके, तो उसको अकाउंट्स की नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तो वो पार्टनरशिप का भी जो अकाउंट्स है ना वो देखता है, ही सीज टू इनटू द पार्टनरशिप का भी अकाउंट्स वो अच्छे से देखता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, बी एक पार्टनर भी है, बी एक अकाउंटेंट भी है, तो बी को अगर अकाउंट्स के बारे में पता है, नॉलेज है, तो क्या उसका ये सही रहेगा ए और बी के साथ कुछ भी वो छुपाना चाहिए उसको? नहीं। तो ड्यूटी क्या कहती है? सेक्शन नंबर 9 कहता है कि अगर आपको कुछ भी नॉलेज है, अगर आपको अकाउंट्स का नॉलेज है, जो भी है, आपको ट्रू अकाउंट सारे पार्टनर्स को बताने पड़ेंगे, रेंडर करना पड़ेगा। रेंडर मतलब कि बताना पड़ेगा। यू हैव टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स टू ऑल द पार्टनर्स। आप किसी से कुछ छुपा नहीं सकते। यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम द पार्टनर्स, ठीक है ना, कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम द पार्टनर्स। समझ में आया? फ्रॉम द पार्टनर्स, क्लियर? नेक्स्ट क्या है देखो यहां पे प्लीज। नाउ ट्रांजैक्ट इन गुड फेथ, मतलब कि आज अगर आप पार्टनर हो, आप और आपके दोस्त पार्टनरशिप है, आपने मेरे साथ बिजनेस किया है, ठीक है ना, और आप मुझे बोल रहे हो आप मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हो। गलत इन द सेंस, मैंने आपको 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन आप अपने पार्टनर्स को 20 लाख बता रहे हो और बाकी का 30 लाख आप अपने पास रख रहे हो, मतलब साइड से ले रहे हो। तो दीज थिंग्स आर रॉन्ग। ट्रांजैक्ट इन गुड फेथ का मतलब होता है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको एकदम अच्छे से विदाउट एनी फ्रॉड, विदाउट एनी कुछ भी गलत बिना काम किए आपको बिजनेस करना है, और विच इज फेयर टू ऑल द पार्टनर्स, विच इज फेयर टू ऑल द पार्टनर्स। समझ में आया? सारे पार्टनर्स के साथ फेयर गेम खेलना है और तब आपको बिजनेस करना है। टू गिव एंड एक्सप्लेन फुल इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टनर्स। सपोज एबीसी है, सपोज फॉर एग्जाम्पल एबीसी है, बी को एक बिजनेस का ऑफर आया, बी को एक बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट आया, ठीक है ना। उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारा डिटेल्स उसका ये जिम्मेदारी बनता है कि वो सारे पार्टनर्स को सारे डिटेल्स दे, कुछ भी छुपाए नहीं। तो बेसिकली क्या है ड्यूटीज, जनरल ड्यूटीज बहुत ही इजी है। आपको सारे काम बिजनेस के एडवांटेज के लिए करना है, कॉमन एडवांटेज के लिए करना है, आपको ट्रू अकाउंट्स रेंडर करने हैं, आपको बिजनेस ट्रू एंड फेयर फेथ में करना है, कोई भी ट्रांजैक्शंस आप करते हो तो गुड फेथ में करना है, और आप कुछ भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन अपने अदर पार्टनर्स से छुपा नहीं सकते, सारे इंफॉर्मेशन आपको देने पड़ेंगे। समझ में आया ना? तो ये वाले पॉइंट समझ में आ गए। चलो बहुत अच्छा है, सेक्शन नंबर 9 खत्म। सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है? सपोज फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 10 कहता है अगर आपके वजह से आपने कोई फ्रॉड किया है पार्टनरशिप के अंदर, है ना, अगर सपोज मैं एक और एग्जांपल यहीं ले लेती हूं, सेक्शन नंबर 10, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी है, ठीक है। सी ने कोई फ्रॉड किया है जिसकी वजह से लॉस हुआ है टू द फर्म को लॉस हुआ है, ठीक है ना, और सी म्यूचुअल एजेंसी के अंदर रह के किया है। मतलब कि म्यूचुअल एजेंसी के अंदर रहने का मतलब कि उसने ऐसा काम किया है जो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है, कोर्स ऑफ द बिजनेस है, ठीक है ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है। और दूसरा चीज क्या कि उसने क्या किया है, उसने फर्म के नाम पे किया है, फर्म के नेम पे किया है। हमने किया था ना म्यूचुअल एजेंसी, इतना अच्छे से मैंने एग्जांपल समझाया था आपको। तो ये दोनों चीज में रह के उसने कोई एक फ्रॉड कर दी, तो अब क्या होगा, अब इसका जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा? हु विल बेयर द लॉस? ऑल द पार्टनर्स।
ऑल द पार्टनर्स विल इंडेमनिफाई। अब सारे पार्टनर्स, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी है ना भाई साहब, म्यूचुअल एजेंसी है, तो अगर सी ने कोई फ्रॉड किया है और म्यूचुअल एजेंसी के अंदर रह के किया है तो सारे पार्टनर्स बेयर करेगा द लॉस, ऑल द पार्टनर्स विल बेयर द लॉस, इंडेमनिफाई फॉर द लॉस। लेकिन अगर सपोज, मैम ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर सी ने कुछ गलत कर दिया तो, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल, एबीसी सेक्शन 10 ही समझा रही हूं, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल सी ने फ्रॉड किया है, ठीक है ना, नॉट इन म्यूचुअल एजेंसी, मतलब कि ऐसा कुछ काम किया है फर्म के नेम पे किया है, सपोज इन द फर्म्स नेम, फर्म के नेम पे किया है, लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस नहीं है, नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना, नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो अब क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, तो अब क्या होगा, तो अब इसने म्यूचुअल एजेंसी के बाहर रह के फ्रॉड किया है, बाहर रह के, तो सारा लॉस कौन बेयर करेगा, अब ये लॉस कौन बेयर करेगा, तब आप सारा लॉस का जो वो है, मतलब जो भार है, जो लॉस बेयर करने का जो पूरा का पूरा लाइबिलिटी है, वो अब आप सी को दे सकते हो, ओनली सी। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो देखो यही चीज मैंने लिखा है, इंडेमनिफाई फॉर द लॉस फॉर फ्रॉड ऑल द पार्टनर्स इफ म्यूचुअल एजेंसी, है ना, बियॉन्ड म्यूचुअल एजेंसी देन कैन थ्रो द कॉन्सिक्वेंसेज अपॉन द पर्टिकुलर पार्टनर। तो अगर म्यूचुअल एजेंसी के अंदर है ऑल द पार्टनर्स, इफ विद इन म्यूचुअल एजेंसी, अगर म्यूचुअल एजेंसी के विद इन है, ठीक है ना, अदरवाइज बियॉन्ड म्यूचुअल एजेंसी कैन थ्रो द कॉन्सिक्वेंसेज अपॉन द पर्टिकुलर पार्टनर, तब वो कॉन्सिक्वेंसेज का पूरा लाइबिलिटी उस पर्टिकुलर पार्टनर जिसने फ्रॉड किया है उसको वो दे सकता है। समझ में आया? तो सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 10 समझ में आ गया, है ना, क्या था, ड्यूटीज ऑफ फ्रॉड, क्लियर। नाउ सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है, प्लीज देखो, सेक्शन नंबर 11 कहता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। हमने किया था ना सेक्शन नंबर 11 क्या था, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, 11 याद है, रिमेंबर क्या था हमारा, 11 अग्रीमेंट था, अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट था ना, राइट। तो देखो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, इसका मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द, मतलब कि जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज है, बेसिकली इसमें अग्रीमेंट लिख लो आप लोग, यहां पे ना आप लोग अग्रीमेंट लिखो, यहां पे आप अग्रीमेंट लिखो, ठीक है ना, यहां पे ये वाला सेंस पूरा का पूरा अग्रीमेंट से है। अब मैंने आपको जब पार्टनरशिप का बेसिक्स पढ़ाया था, मैंने क्या कहा था, पार्टनरशिप का एक फायदा है, क्या फायदा है पार्टनरशिप का, ये फायदा है कि आप कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड राइट्स एंड ड्यूटीज बना सकते हो, कुछ भी जो आपका मन करे वो आप बना सकते हो, लेकिन वो सारी चीजें आपको एक अग्रीमेंट में लिखनी पड़ेगी, ये मैंने बताया था आपको। तो अगर आपने अग्रीमेंट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा है तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना, पहली बात तो ये। अब जो भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा है वो कंसेंट से होना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ना एक केस समझाया था केडी कामनाथ का, याद है, केडी कामनाथ का एक केस समझाया था, इफ यू ऑल रिमेंबर। केडी कामनाथ में मैंने आपको क्या कहा था कि 6 पार्टनर्स थे, 6 पार्टनर्स ने म्यूचुअली अग्री किया था, क्या चीज अग्री किया था कि सिर्फ केडी कामनाथ को, ओनली 1 पार्टनर, सिर्फ एक पार्टनर के पास सारे राइट्स रहेंगे। कैसे राइट्स रहेंगे, सारे लोन लेने का राइट्स रहेगा, बैंक वाला राइट्स रहेगा, सिग्नेचर करने का राइट्स रहेगा। मतलब कि इन लोगों ने म्यूचुअली अग्री करके, इन लोगों ने अग्रीमेंट में लिखा था कि ये सारे राइट्स किसके पास रहेंगे, ओनली 1 पार्टनर विच इज केडी कामनाथ। बाकी के पार्टनर सिर्फ काम करेंगे, उनके पास ज्यादा राइट्स नहीं रहेंगे। तो यहां पे लॉ ने क्या डिसाइड किया था कि दिस इज अ पार्टनरशिप बिकॉज दे हैव अग्रीड, सबका म्यूचुअल कंसेंट था ना। तो वही चीज मैं यहां पे बता रही हूं कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपका अग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो आपको सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज आपके अग्रीमेंट में है। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया, ऑल द राइट्स एंड ड्यूटीज हैज टू बी कंप्लाइड विच इज अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय म्यूचुअल कंसेंट। समझ में आया ना। तो राइट्स एंड ड्यूटीज कैसा होना चाहिए, राइट्स एंड ड्यूटीज मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द, राइट्स एंड ड्यूटीज must be
अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय म्यूचुअल कंसेंट, इंप्लाइड या एक्सप्रेस्ड। इंप्लाइड मैंने आपको बताया था जो लिखा नहीं होता, जैसे अगर आप मुझसे ट्यूशंस लेते हो, मुझसे पढ़ने आते हो, राइट, तो मैं आपसे क्या करूंगी, मैं आपने मुझे फीस दिया, मैंने आपको पढ़ाया, इजंट इट, लेकिन क्या मैंने कोई अग्रीमेंट में लिख के आपको दिया है क्या कि मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, मैं जो पढ़ाऊंगी करेक्ट पढ़ाऊंगी? ये क्या इंप्लाइड ड्यूटी नहीं है क्या मेरा कि मैम आप टीचर हो तो आपको सही से पढ़ाना पड़ेगा? ये तो इंप्लाइड है ना। आई डू नॉट हैव टू राइट इट एंड गिव इट टू यू, और न तो आपको लिख के मुझे देना है, दिस इज इंप्लाइड, राइट। तो वही चीज है, अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय म्यूचुअल कंसेंट, इंप्लाइड और एक्सप्रेस, दोनों तरीके से हो सकता है। इन केस ऑफ एनी वेरिएशन, अब मेरी बात सुनो, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेरिएशन आता है, सपोज आपका अग्रीमेंट में, आपने अग्रीमेंट किया है, सेक्शन नंबर 11 था ना ये, या आपने अग्रीमेंट में कुछ कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज किए, कुछ कुछ राइट्स दिए, ठीक है ना। अब ये राइट्स में आपने टू पार्टनर्स को लोन का राइट दिया कि लोन ले सकते हैं, ओनली दीज टू पार्टनर्स कैन टेक द लोन। नाउ यू वांट टू चेंज इट, आपको इसमें वेरिएशन लाना है, आपको इसको चेंज करना है, तो ये चेंज कैसे होगा? ओनली बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कंसेंट होना पड़ेगा ऑफ ऑल द पार्टनर्स, तभी आप इसको चेंज कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर सारे पार्टनर्स का कंसेंट है, इन केस ऑफ वेरिएशन नीड कंसेंट, इंप्लाइड या एक्सप्रेस। कंसेंट भी आपका इंप्लाइड हो सकता है, एक्सप्रेस्ड हो सकता है। इंप्लाइड कंसेंट कैसे होगा? सपोज फॉर एग्जाम्पल इंप्लाइड कंसेंट कैसे होगा बच्चा? ये सब इजी है, बताया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन अगेन बता रही हूं इन केस यू ऑल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। इंप्लाइड कंसेंट कैसे होगा? ए और बी और सी है, ए ने अपना कंसेंट लिख के दे दिया, बी ने कहा कि बी एंड सी गिविंग कंसेंट, बी ने कहा बी एंड सी आर गिविंग कंसेंट, और सी वहां पे खड़ा है लेकिन वो साइलेंट है, सी वहां पे खड़ा होके चुप करके बैठा है। जब बी ने कहा कि सी भी कंसेंट दे रहा है तो सी ने कुछ नहीं कहा, तो इसको हम इंप्लाइड कंसेंट मान लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको इंप्लाइड कंसेंट बोलते हैं, क्लियर? तो अगर आपका कंसेंट, अगर आपको चेंज करना है, कुछ भी वेरिएशंस लाने हैं, तो आपको कंसेंट चाहिए, वो इंप्लाइड या एक्सप्रेस्ड हो सकता है। नाउ रिस्ट्रेनिंग टू ट्रेड का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेनिंग टू ट्रेड मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 27 में पढ़ाया था। डू यू रिमेंबर? सेक्शन नंबर 27 में पढ़ाया था कि कोई भी रिस्ट्रेनिंग टू ट्रेड नहीं कर सकता है। कोई भी अलाउड है क्या रिस्ट्रेन करना ट्रेड में? नहीं ना, लेकिन ये आपका एक्सेप्शन है। क्या है? ये आपका एक्सेप्शन है टू सेक्शन नंबर 27। क्या है? सेक्शन नंबर 27 का ये एक्सेप्शन है। इसको अच्छे से लिख देती हूं प्लीज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहता है प्लीज यहां देखो, इसमें हुआ क्या था। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके 3-4 पार्टनर्स है, ए बी सी डी, ठीक है ना। अब ये सारे पार्टनर्स मिलके कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल कैंडल मेकिंग का बिजनेस कर रहे हैं, कैंडल मेक करते हैं, ठीक है। अब डी ने क्या किया? डी बड़ा होशियार है। डी क्या करता है? ई और एफ के साथ मिलके सेम बिजनेस कर रहा है, कैंडल मेकिंग का सेम बिजनेस कर रहा है। क्या हम वो अलाउ कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। वेन यू आर डूइंग ऑल द बिजनेस, ये सारे मिलके जब कैंडल मेकिंग का बिजनेस कर रहे हो, तो आप किसी और के साथ मिलके या अकेले इंडिविजुअल लेवल पे आप वही बिजनेस, सेम बिजनेस नहीं कर सकते, सेम बिजनेस नहीं कर सकते। समझ में आया ना? सेम बिजनेस नहीं कर सकते, ये आपका एक्सेप्शन है टू सेक्शन नंबर 27। तो इसमें आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, यू कैन रेस्ट्रिक्ट। मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स में भी लिखवाया है आपको, ये एक्सेप्शन पार्टनरशिप वाला जो पॉइंट है वो वहां पे भी लिखवाया हुआ होगा। जिसके पास नोट्स है यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, कि वहां पे भी ये रेस्ट्रिक्शन मैंने मेंशन किए हैं। तो रेस्ट्रिक्शन अलाउ होता है, यहां पे आपका रेस्ट्रिक्शन अलाउ किया गया है। समझ में आया आपको? तो देखो अग्रीमेंट में आपका रिस्ट्रेनिंग टू ट्रेड डाल सकते हो कि देखो हम कैंडल मेकिंग का काम कर रहे हैं, तो आप सब में से कोई भी जने बाहर जाके यही सेम बिजनेस नहीं कर सकते। समझ में आया ना? तो ये चीज आप डाल सकते हो, विच इज अलाउड हियर इन द पार्टनरशिप, ठीक है ना। क्योंकि अगर वही पार्टनर बाहर जाके काम करेगा तो गलत हो जाएगा ना, ये तो बिजनेस के लिए नुकसान करेगा। समझ में आया? तो सेक्शन नंबर 9 ड्यूटी, सेक्शन नंबर 10 फ्रॉड, सेक्शन नंबर 11 अग्रीमेंट, ये सारे सेक्शंस आपके हो चुके हैं 9, 10, 11। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स मूव अहेड विद सेक्शन नंबर 12। जल्दी से सेक्शन नंबर 12 देखो प्लीज। सेक्शन नंबर 12 हमने क्या किया था? बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस को करना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है।
तो प्लीज यहां पे अटेंशन कीजिए ना। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, यहां पे मैं सबसे पहले लिख रही हूं अनलेस अदरवाइज अग्रीड। इसका मतलब क्या हुआ? अनलेस अदरवाइज अग्रीड, ठीक है ना। अब आप एक मोबाइल फोन लेते हो ना, मोबाइल फोन जब आप लेते हो नया नया, तो उसमें ऑलरेडी फैक्ट्री रीसेट किया हुआ रहता है, मतलब उसमें ऑलरेडी सेटिंग्स करी हुई रहती है ना, कैमरा की सेटिंग्स, फोन वॉल्यूम की सेटिंग, हर तरीके का सेटिंग ऑलरेडी किया हुआ रहता है। आपको कुछ चेंज करना होता है तो आप वहां जाके फिर आप अलग से चेंज करते हो ना। वैसे ही आपका एज पर डिफॉल्ट का मतलब समझते हो ना, मतलब कि जनरल रूल है, अगर आप चेंज न करो तो जनरल सेटिंग की बात कर रही हूं, जनरल सेटिंग के अकॉर्डिंग आपका ये लॉ बना हुआ है। तो मैं जब अनलेस अदरवाइज अग्रीड लिखती हूं तो इसका मतलब हो गया कि मैं अगर ये सेटिंग नहीं चाहती तो इसको मैं चेंज कर सकती हूं, अग्रीमेंट में डाल सकती हूं। जैसे एग्जांपल, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन नंबर 12 है आपका बिजनेस। अब यहां पे प्लीज पे अटेंशन करना। सपोज फॉर एग्जांपल आपका एक अग्रीमेंट है, ठीक है ना, अग्रीमेंट किसके बीच में है? पार्टनरशिप का अग्रीमेंट है, ये पार्टनरशिप का अग्रीमेंट है विच इज बिटवीन ए, बी एंड सी, ठीक है ना। और यहां पे अब देखो फर्स्ट रूल देखो, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये सेक्शन नंबर 12A बताता है। 12A कहता है कि जितने भी पार्टनर्स है, मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी करवाया था ना लास्ट क्लास में, डू यू रिमेंबर, जहां पे मैंने बोला था ऑल द पार्टनर्स आर इक्वली लायबल टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, याद है मैंने करवाया था। तो यहां पे क्या है, बाय डिफॉल्ट रूल कहता है कि सारे पार्टनर्स आर liable to participate in the business, are entitled to, sorry not liable, entitled to participate in the business, ठीक है ना, participate in the business। लेकिन मैंने क्या बोला, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, मतलब क्या हो गया, अब आपको ना ए पसंद नहीं है, आपको ये ए पसंद नहीं है, मतलब ए इतना कोई अच्छा काम करता नहीं है, तो आपने क्या लिखा, ए विल नॉट पार्टिसिपेट म्यूचुअली कंसेंट करके, पार्टिसिपेट म्यूचुअल कंसेंट के साथ आपने अग्रीमेंट में मेंशन कर दिया कि ए पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब इन दैट केस ए विल नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ गई, कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, तब अलाउड है, तब आपका अलाउड है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई सेटिंग आपने चेंज नहीं किया है अग्रीमेंट में, ऐसा कुछ अग्रीमेंट में मेंशन्ड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ऑल पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू कंडक्ट द बिजनेस, सारे पार्टनर्स को बिजनेस करने का अधिकार है। मेरी बात समझ में आ गई? तो देखो, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ऑल द पार्टनर्स आर लायबल, आर इंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। क्लियर हुआ? 12A ये कहता है अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अग्रीमेंट में मेंशन्ड हो उसके अलावा। नेक्स्ट, बाउंड टू अटेंड द ड्यूटीज डिलिजेंटली का मतलब होता है एफिशिएंटली, उनको अपना काम एफिशिएंटली करना है, अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दे, लेकिन अगर करना है तो अच्छे से करना पड़ेगा अपना काम, ठीक है ना, उनकी वजह से फर्म को नुकसान नहीं होना चाहिए, एफिशिएंटली बिजनेस करना है। तो ये रूल समझ में आया, देखो कितना इजी है, राइट। डिफरेंसेस अराइज, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या कहा था कि सारी चीजें में मैंने आपको कहा कि हम लोग को क्या चाहिए, पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, राइट। सपोज फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ए बी एंड सी पार्टनर्स है और एक कॉन्ट्रैक्ट आया है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ का, ठीक है ना। तो सी कहता है, सी को ना ये बहुत रिस्की लगता है, सी को ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत रिस्की लगता है, और ए और बी अग्री करता है, सी अग्री नहीं करता, तो वहां पे डिफरेंस आ गया ना, देयर इज अ डिफरेंस। तो जब आपका कंसेंट में डिफरेंस आए ना, कंसेंट में जब आपका डिफरेंस आए ना, तो हम किसके साथ जाएंगे, वी विल गो विद द मेजॉरिटी। लॉ कहती है कि हम मेजॉरिटी के साथ जाएंगे, तो अगर 3 में से 2 जने अगर अग्री करते हैं तो हम फिर उसके साथ जाएंगे। तो इफ द डिफरेंसेस अराइज, मेजॉरिटी पार्टनर्स मस्ट अग्री, एवरी पार्टनर हैज राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन बिफोर डिसाइडिंग। लेकिन सारे पार्टनर्स अपना ओपिनियन देंगे बिफोर डिसाइडिंग, सारे पार्टनर्स अपना अपना ओपिनियन देंगे बिफोर डिसाइडिंग। क्या समझ में आया आपको? क्लियर?
बहुत बढ़िया। तो यहां पे क्या बोला मैंने कि कंडक्ट करेगा बिजनेस, उसको अच्छे से कंडक्ट करना है, और अगर कोई भी डिफरेंसेस आएंगे तो हमको मेजॉरिटी के साथ जाना है। किसके साथ जाना है? मेजॉरिटी के साथ जाना है। क्लियर? नेक्स्ट, कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ द बिजनेस विदाउट यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। यूनानिमस लिखा है, यहां पे मेजॉरिटी नहीं लिखा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका कैंडल मेकिंग बिजनेस है, आपका कैंडल मेकिंग बिजनेस है, अब आपको अचानक से बिजनेस को ही चेंज करना है और इस बिजनेस से आपको रियल एस्टेट में जाना है। अब आप सोचो कितना भयंकर तरीके से आपको नेचर चेंज करना है बिजनेस का। तो ऐसे केसेस में मेजॉरिटी नहीं चलेगा, ऐसे केसेस में मेजॉरिटी नहीं चलेगा। आपको यूनानिमस मतलब सबका यूनानिमस डिसीजन चाहिए, आपको सबका डिसीजन चाहिए। आपको मेजॉरिटी यहां पे काम नहीं करेगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। यूनानिमस का मतलब होता है सबका, मेजॉरिटी नहीं, सबका। नाउ राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी द बुक्स मेंटेन्ड। अब पार्टनरशिप आपने किया है तो सारे पार्टनर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अधिकार है, ठीक है ना। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं, वो इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं और उसको कॉपी भी कर सकते हैं। ओनली द पार्टनर्स कैन डू दैट। ये सेक्शन नंबर 12D में लिखा है। क्या लिखा है? कि आप एक्सेस भी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये भी आपका अधिकार है। तो बिजनेस के अंदर ये 5 पॉइंट्स लिखा था जो आपको अच्छे से याद हो चुका होगा, आई होप। नंबर 1 क्या था? बिजनेस को कंडक्ट करने का अधिकार सबको है। फिर बिजनेस को एफिशिएंटली कंडक्ट करना है। फिर अगर आपका डिफरेंसेस है तो मेजॉरिटी के साथ जाएंगे, लेकिन अगर नेचर चेंज करना है बिजनेस का तो यूनानिमस डिसीजन के साथ जाएंगे। फिर क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन आप करोगे कैसे? एक्सेस करोगे, इंस्पेक्ट भी कर सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर सपोज मैम ये सारे राइट्स और ड्यूटीज से उसको रोक लिया गया, तो अगर कोई भी एक पार्टनर को ये राइट्स यूज करने नहीं दिया गया तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? इफ एनी पार्टनर इज डिप्राइव्ड, अरे यार, if any partner is deprived from the mentioned powers, then the partner can file a suit for dissolution. तो वो dissolution के लिए अब केस फाइल कर सकता है। dissolution मतलब बिजनेस को बंद करने के लिए वो केस फाइल कर सकता है। समझ में आया बराबर से? चलो अब एक और चीज देखो। इन केस, अब मैंने इतने सारे पावर्स बताया आपको। मैंने क्या बोला था? अग्रीमेंट में जो लिखा है वही भगवान का वचन है, वही वचन है, वही वचन सच्चा वचन है, राइट? ये बताया था मैंने। तो अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। अग्रीमेंट में अगर सारे पार्टनर मिलके अग्री करते हैं कोई एक चीज को तो हम उसको मान लेंगे। यहां पे हम केडी कामनाथ का एग्जाम्पल लेंगे। केडी कामनाथ में मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ था। देखो, इन केस इट्स प्रोवाइडेड इन द अग्रीमेंट देन द पावर्स आर वेस्टेड अपॉन वन पर्टिकुलर पार्टनर। जैसे कि केडी कामनाथ को ही पावर दिया गया था लोन का, रिमेंबर, लोन का और सिग्नेचर का। तो क्या हम इसको पार्टनरशिप कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे? क्योंकि सबका कंसेंट था और कंसेंट सबका था। कंसेंट क्या था? म्यूचुअल था। तो इसीलिए इसमें क्या होगा? तो आर प्रिक्लूडेड एंड अदर पार्टनर्स आर प्रिक्लूडेड। प्रिक्लूडेड मतलब कि उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया है। प्रिक्लूडेड मतलब नॉट इन्वॉल्व फ्रॉम सच पावर्स, देन इवन द कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर। तो कोर्ट भी अब बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि सब पार्टनर्स ने मिलकर अग्रीमेंट बनाया था कि केडी कामनाथ को ही सारी पावर्स दिए जाएंगी। तो अब जब केडी कामनाथ के पास सारे पावर्स है तो अब कोर्ट भी बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि पार्टनरशिप में ये फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो बहुत अच्छे। तो सेक्शन नंबर 12 भी हमारा हो गया है। हमने 9 to 12 अभी कंप्लीट कर लिया है। 9 क्या था? ड्यूटीज। 10 क्या था? फ्रॉड को इंडेमनिफाई करना है। 11 क्या था? अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट था। और 12 क्या था? बिजनेस को कंडक्ट कैसे करना है, राइट? लेट्स मूव ऑन फर्दर विथ सेक्शन नंबर 13। अब देखो प्लीज, सेक्शन नंबर 13 वेरी इजी है। सेक्शन नंबर 13 जो है ना, A to F, ये आपका अग्रीमेंट में मेंशन्ड रहता है। ये आपका अग्रीमेंट में मेंशन्ड रहता है, ठीक है ना। मेंशन्ड करना पड़ता है आपको। सारे अग्रीमेंट में क्या क्या लिखोगे वो सारी चीजें है इधर। तो म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज है जो सेक्शन नंबर 13 डील करता है। तो देखो ए, उसमें से ए क्या डील करता है? ए, नंबर ए, अ पार्टनर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर कंडक्टिंग बिजनेस। ये सारा आपका डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का मतलब अगर इसमें चेंजेस लाने हैं तो ला सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्लीज मेरी बात सुनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ए, बी और सी है। ये सेक्शन नंबर 13 है। ए, बी और सी है। सी को ना अकाउंट्स आता है, ठीक है ना। ही इज एन अकाउंटेंट ऑल्सो, ओके।
तो ये सारे पार्टनर्स बनते हैं, ये सारे पार्टनर्स बनते हैं। और सी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। सी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं? एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या एडिशनल, कि तुम अकाउंट्स भी संभालोगे, तुम क्या करोगे, तुम अकाउंट्स भी देखोगे, ठीक है ना। तो सी फ्री में करना चाहेगा क्या? सी बोलेगा तुम लोग जितना काम करते हो उतना काम तो मैं करता हूं, एडिशनली मुझे अकाउंट्स भी देखना पड़ता है, तो क्या मुझे थोड़ा सैलरी मिल सकता है क्या? तो बाकी लोग सबने मिलकर डिसाइड किया, चल ठीक है, तेरे को 15,000 महीने का दे देंगे, पर मंथ हम दे देंगे 15,000 सैलरी। तो यही चीज आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। अ पार्टनर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर कंडक्टिंग बिजनेस, लेकिन अगर देना है तो मेंशन करना पड़ेगा। समझ में आया ना? डिफॉल्ट है ये, बाय डिफॉल्ट, मतलब कि ये फैक्ट्री सेटिंग है। आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, ये आप डाल सकते हो। ये इस चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा अग्रीमेंट में, मेंशन इन सेक्शन नंबर 13A। 13A में मेंशन करोगे आप, ठीक है ना, कि सी को सैलरी मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा? 15,000। क्लियर हुआ? तो रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी होता है। तो अगर नहीं लिखा है तो किसी को भी सैलरी नहीं मिलेगा। नॉट इंटाइटल्ड टू सैलरी, नॉट इंटाइटल्ड टू सैलरी अनलेस अदरवाइज अग्रीड। बच्चा यहां पे हमेशा याद रखना, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्या है, अब देखो यहां पे प्लीज, नेक्स्ट हमारा है PSR। इफ नॉट प्रोवाइडेड इन द अग्रीमेंट देन इट विल बी शेयर्ड इक्वली। अगर PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे कि हम लोग शेयर करते हैं ना, हम लोग 3 पार्टनर्स हैं, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम 2:3:4 में शेयर करेंगे, 2:3:4 में शेयर करेंगे। अगर ये मेंशन्ड है तो ठीक है, नहीं तो फिर इक्वली होगा, 1:1:1 होगा, तब इक्वली आपका शेयर होगा। PSR इफ नॉट प्रोवाइडेड देन विल बी शेयर्ड इक्वली, इफ नॉट प्रोवाइडेड तो फिर आपका इक्वली शेयर होगा। नेक्स्ट देखो, अ पार्टनर इंटाइटल, ये ABC है, ठीक है। अ पार्टनर इंटाइटल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, जैसे आपने अपने 11-12 में पढ़ा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस को दिया है ना, तो बिजनेस आपको क्या देगी? बिजनेस आपको उसका इंटरेस्ट देगी, ठीक है ना। तो वो इंटरेस्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा, रेट मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो 6%, 12%, जो भी। अब मेरी बात सुनो, अब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस ने लॉस किया है, क्या किया है? लॉस किया है, लॉस हो गया 30,000 रुपीज का। नाउ टेल मी, इज द बिजनेस लायबल? क्या बिजनेस लायबल टू इंटरेस्ट है? क्या बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा? क्या बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? नो। मैंने क्या बोला? आपको इंटरेस्ट कहां देना है? ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो उस साल तो ही आप प्रॉफिट दोगे, नहीं तो ही आप इंटरेस्ट दोगे, नहीं तो आप इंटरेस्ट देने के लिए लायबल नहीं हो, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, बट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट्स में से ही आप दे सकते हो। क्या दे सकते हो? इंटरेस्ट दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एनी एडवांटेज और एक्सेस any advance or excess amount contributed beyond the capital agreed, he shall get an interest of 6% per annum। अब क्या हुआ? अब अगर suppose for example A, B and C है, A को देना है 50,000, B को देना है 50,000, C को देना है 50,000, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? बिजनेस को थोड़ी जरूरत पड़ गई, तो B ने क्या किया? एक्स्ट्रा एडवांस दिया, और बी ने क्या किया? बी ने 1 लाख और एडवांस दे दिया, ठीक है ना। तो ये 1 लाख, अग्रीड कैपिटल कितना था? अग्रीड कैपिटल आपका कितना है? अग्रीड कैपिटल आपका 50,000 था, लेकिन बी ने एडवांस दिया, तो अब इस 1 लाख पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6%, उसको देना पड़ेगा। समझ में आया ना? उसको इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा पर एनम एट द रेट ऑफ 6%। आइयो, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्या है? अब सपोज फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स है, पार्टनर्स अब मीटिंग के लिए यहां वहां जा रहे हैं, मीटिंग के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, है ना, फर्म के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, बिजनेस लाने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, या बिजनेस के लिए वो कुछ भी खर्चा करते हैं अपने पॉकेट में से, तो फर्म को वो कंपेंसेट करना पड़ेगा। इंडेमनिफाई का मतलब होता है कंपेंसेट, इंडेमनिफाई का मतलब होता है कंपेंसेट। तो फर्म शैल कंपेंसेट अ पार्टनर फॉर पेमेंट्स एंड लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। अब जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे ना, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। कैसे? अब आप जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो होगा क्या, मैं आपको बताती हूं। होगा क्या,
सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको क्लाइंट के लिए ऑडिट करने जाना है, ठीक है ना, तो आपका ऑफिस यहां है, आपको यहां से यहां जाना है, तो यहां पे आपको क्या टैक्सी फेयर लगेगा ना टैक्सी फेयर। तो आप क्या करोगे पता है, आप एक दिन तो पैसे दे दोगे, 2 दिन पैसे दे दोगे, चौथे दिन आपको लगेगा ये अच्छा सिस्टम है, रोज डेली का मेरा 200 रुपीज कहां लग जाता है, मेरा ये टैक्सी फेयर में लग जाता है। तो आप क्या करने लगोगे, आप एक छोटा सा नोटबुक बनाने लगोगे और आप सारा एक्सपेंसेस जो भी आपने इनकर किया है बिजनेस के लिए, फर्म के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस आप लिखोगे और लास्ट में आपको फर्म क्या करेगी, वो रीइंबर्स करेगी। क्या करेगी, रीइंबर्स कर देगी, कंपेंसेट कर देगी। समझ में आया, सारे चीज को कंपेंसेट कर देगी। बस वही चीज यहां लिखा हुआ है कि अगर पार्टनर आउट ऑफ पॉकेट्स अपना कुछ भी पैसा देता है या लाइबिलिटी देता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अपना खुद घूमने फिरने गए उसके लिए नहीं मिलेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो उसके लिए अगर आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस लगता है तो फर्म आपको क्या करेगी, इंडेमनिफाई करेगी, कॉम्पेंसेट करेगी। समझ में आया। और इन केस ऑफ इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस और अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, और अगर इमरजेंसी में अगर फर्म को बचाने के लिए अगर पार्टनर्स कुछ भी पैसा देते हैं जो एक रैशनल आदमी देता, रैशनल, ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मतलब रैशनल, जो एक रैशनल आदमी देता, जो जिसका सोच समझ अच्छा है, अगर वो इमरजेंसी के टाइम पे फर्म को बचाने के लिए अगर कुछ भी पैसे देता है तो वो फर्म को वापस लौटाने पड़ेंगे, उसको भी देना पड़ेगा, ठीक है ना, वो भी लौटाने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स वो बिजनेस वो खाली अकेला पार्टनर क्यों बेयर करेगा, राइट। तो पार्टनर शैल इंडेमनिफाई फर्म फॉर एनी लॉस इनकर्ड। अब लेकिन फर्म तो देगा, वो तो आपको समझ में आ गया। ई में क्या लिखा हुआ है कि फर्म पार्टनर को कंपेंसेट करेगा। एफ में क्या लिखा हुआ है कि पार्टनर फर्म को कंपेंसेट कब करेगा, अगर सपोज पार्टनर की वजह से फर्म को कोई भी लॉस हो जाता है, पार्टनर की वजह से फर्म को कोई भी लॉस हो जाता है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, तो पार्टनर को भी इंडेमनिफाई फर्म को करना पड़ेगा, तो पार्टनर भी कंपेंसेट करेगा। समझ में आया आपको। तो पार्टनर शैल इंडेमनिफाई फर्म और यहां पे फर्म शैल इंडेमनिफाई पार्टनर। तो ये सारे पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ, एफ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है। ए क्या था, सैलरी, बी क्या था, पीएसआर, सी क्या था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डी क्या था अगर एक्सेस में कैपिटल के बियॉन्ड कुछ देते हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ई क्या था फर्म टू पार्टनर और एफ क्या था पार्टनर टू फर्म। समझ में आ गया। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 13 जो अभी आपने समझा है। लेट्स मूव फर्दर नाउ। सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 14 क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए प्लीज। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अब प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का मतलब क्या हो गया। अब मैंने आपको समझाया था कि फर्म की प्रॉपर्टी पार्टनर्स की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये है क्या कि फर्म की प्रॉपर्टी, अगर फर्म का कोई मर्सिडीज है सपोज फॉर एग्जांपल, तो पार्टनर उसको लेके जाके कुछ भी कर सकता है, ऐसा होता है क्या, नहीं। मेरा कहने का मतलब था कि जो फर्म का प्रॉपर्टी है वो सारे पार्टनर्स का इक्वली है, राइट, यही तो है ना। और एक इंडिविजुअल पार्टनर का अगर कुछ है तो वो फर्म का प्रॉपर्टी नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई। तो देखो यहां पे प्लीज, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ फर्म, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म। मतलब क्या हो गया कि एक इंडिविजुअल, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ फर्म का मतलब हो गया पार्टनर, इसका मतलब हो गया पार्टनर। प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म। ये तो आपको पता है। मेरा पर्सनल, ये मेरा पेन है, लेकिन अगर मैं कोई बिजनेस में जाती हूं तो वो पेन इसका बिजनेस का पेन होगा क्या, नहीं, ये मेरा पर्सनल पेन है। अगर ये फर्म के पैसे से मैंने लिया होता, फर्म के पैसे से लिया होता तो ये फर्म का होता। ये तो मेरे इंडिविजुअल पैसे से लिया है, घर से लिया है ना, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक पार्टनर की प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म। समझ में आया। एक पार्टनर की प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। पहला पॉइंट इजी। सेकंड, गुडविल ऑफ द बिजनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, कैन कन्वर्ट द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इनटू अ कॉमन प्रॉपर्टी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करेंगे प्लीज। अब मेरी बात सुनो, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, ये कौन सा सेक्शन है, 14 है, राइट। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल ए बी सी है, इन लोगों ने पार्टनरशिप किया, ठीक है ना, और 10 इयर्स काम किए। 10 इयर्स काम करके इन लोगों ने एक गुडविल कमाया। क्या कमाया, गुडविल। इन लोगों ने ये 10 इयर्स काम करके XYZ को अब इनको ये बिजनेस सेल करना है, ठीक है, सेल करना है। तो अब ये जो गुडविल है, मेरी बात सुनना, ये जो गुडविल की जो मैं बात कर रही हूं, अगर बी
ये फर्म छोड़ के जाता है, लीव करके जाता है, तो क्या ये 10 इयर्स की गुडविल अपने साथ ले जाएगा? क्या पॉसिबल है? क्या नहीं, क्योंकि ये जो गुडविल 10 साल काम करके, भले ही सबने मिलके काम किया है, लेकिन ये गुडविल किसकी बनी है? इट विल ऑलवेज बी अ प्रॉपर्टी, ऑलवेज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ऑलवेज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ये फर्म की प्रॉपर्टी है। अगर सी छोड़ के जाता है तो सी अपने साथ गुडविल लेके कभी नहीं जा सकता। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो अगर आप पूरा का पूरा एबीसी किसी को सेल करते हो, XYZ को सेल करते हो, तब ये पूरा का पूरा गुडविल आप XYZ को दे देते हो जब सेल करते हो पूरा बिजनेस। समझ में आया ना? तो देखो, गुडविल ऑफ द बिजनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। याद रखना, गुडविल जो होता है वो बिजनेस का प्रॉपर्टी होता है। अब यहां पे मैंने एक लाइन लिखा है, कैन कन्वर्ट द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इनटू अ कॉमन प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी ना। एनी प्रॉपर्टी और राइट्स परचेज्ड विद द मनी ऑफ द फर्म इज डीम्ड टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अनलेस अदरवाइज इंटेंडेड। मतलब क्या हुआ? अब सपोज एक बिजनेस है, ए, बी और सी काम करते हैं। सी ने क्या किया, फर्म के पैसे से, फर्म के मनी से उसने एक मर्सिडीज खरीदी, लेकिन ये मर्सिडीज वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है। तो अब आप मेरे को बताओ, क्या ये प्रॉपर्टी फर्म की है? क्या फर्म की है? क्या? तो आप कहोगे यस, क्योंकि पैसा किसका? फर्म का पैसा। प्रॉपर्टी किसकी? फर्म की, है ना? लेकिन अनलेस अदरवाइज इंटेंडेड, मतलब हम एक पैसा तो देख ही रहे हैं, प्रॉपर्टी तो फर्म की हुई, लेकिन सी अपने पर्सनल काम के लिए उसको यूज कर रहा है। इट इज नॉट यूज्ड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। तो हम क्या करेंगे? हम उसको फर्म का पैसा नहीं मानेंगे, हम सी के कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे, सी के कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे बाय दैट मनी। तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया ना? समझ में आया आपको? अगर इंटेंडेड का मतलब हो गया कि उसको यूज किस लिए किया गया है, व्हाई इट इज यूज्ड। मेरी बात समझ में आ गई? एक और चीज, एक और एग्जांपल सुनो। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी है, सी ने पर्सनल पैसों से, पर्सनल मनी से उसने मर्सिडीज ली है। क्या ली है? मर्सिडीज ली है, ठीक है ना? और ये मर्सिडीज अब ऑफिस काम के लिए यूज हो रहा है, ऑफिस यूज के लिए यूज है। पहले बताओ ये प्रॉपर्टी किसकी? ये प्रॉपर्टी तो सी की है भाई साहब, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन ये यूज क्यों हो रहा है? ये यूज किया जा रहा है फॉर ऑफिस वर्क। तो अब मेरे को बताओ, अब क्या करेंगे? अब मैंने जो आपको एक लाइन बताई थी ना, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फर्म प्रॉपर्टी, वही चीज यहां पे होगा। वी विल कन्वर्ट पर्सनल प्रॉपर्टी इनटू फर्म प्रॉपर्टी, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? अब सपोज सी ने 1 करोड़ यूज किया है मर्सिडीज खरीदने के लिए, है ना? तो अब हम क्या करेंगे? सी के कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे बाय 1 करोड़। तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी क्या हो गया? अब फर्म की प्रॉपर्टी बन गई। पर्सनल प्रॉपर्टी अब क्या हो गई? फर्म की प्रॉपर्टी बन गई। मेरी बात समझ में आ गई? उसने पर्सनल मनी तो लगवाया था, लेकिन वही चीज अब हम ऑफिस यूज में कर रहे हैं, तो आप अपने अकाउंट्स को चेंज कर दोगे और आप ऐसे बिहेव करोगे कि सी ने एज अ कैपिटल ये मर्सिडीज फर्म को दिया है। तो कैपिटल इंक्रीज होगा ना, सी का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा ना। तो सी ने मर्सिडीज फर्म को दिया है, तो वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से फर्म की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो चुकी है। मेरी बात समझ में आ गई? तो एनी प्रॉपर्टी और राइट्स परचेज्ड विद द मनी ऑफ the firm is deemed to be the property of the firm unless otherwise intended। इसका एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, जो अभी आपको यहां पे समझाया ना, यहां पे unless otherwise intended, या unless otherwise intended है। unless otherwise intended का मतलब है, समझ में आया ना? intended का मतलब यहां है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अब ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको? सारे पॉइंट समझ में आ गए ना, कि अगर प्रॉपर्टी फर्म के पैसे से यूज किया गया है, फर्म के काम से है, तो फर्म की प्रॉपर्टी है। अगर फर्म का पैसा आप यूज कर रहे हो पर्सनल के लिए, तो उसको हम फर्म का प्रॉपर्टी कैसे बोलेंगे? उसको फिर हम चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ऑल्सो कॉल्ड एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, एसेट, ज्वाइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक, ज्वाइंट एस्टेट। ये याद रखना, क्योंकि आप कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये सारी चीजें भी मेंशन करते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स इंटरेस्ट ब्रॉट बाय पार्टनर्स इनटू द कॉमन स्टॉक एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो जो भी प्रॉपर्टी, जो भी राइट्स, जो भी इंटरेस्ट पार्टनर लेके आता है फर्म के अंदर फॉर द यूज ऑफ द फर्म, मतलब कि किसके लिए? फर्म के यूज के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन कहते हैं।
उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जैसे मर्सिडीज उसने अपने पैसों से खरीदा था लेकिन उसने ऑफिशियल काम के लिए दे दिया तो हम उसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन मानेंगे, ठीक है। द प्रॉपर्टी राइट्स इंटरेस्ट परचेज्ड बाय और फॉर द फर्म इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, परचेज किया गया है बाय द फर्म या फॉर द फर्म, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम फर्म की प्रॉपर्टी कहेंगे, उसको भी हम फर्म की प्रॉपर्टी कहेंगे। और गुडविल भी आपका फर्म का प्रॉपर्टी होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो ये तीनों चीज आपकी फर्म की प्रॉपर्टी कही गई है। क्लियर, समझ में आ गया आपको, इजी। चलो नेक्स्ट क्या है, रियल इंटेंशन और द अग्रीमेंट विल डिटरमाइन द प्रॉपर्टी। अगर अग्रीमेंट में कुछ लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी हो गई, और उसके अलावा अगर आपको डिटरमाइन करना है कि क्या ये मेरा फर्म का प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, तब आपको रियल इंटेंशन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, रियल इंटेंशन देखना पड़ेगा, विच इज इंपॉर्टेंट। समझ में आया ना, रियल इंटेंशन आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलो मूव करते हैं सेक्शन नंबर 15, वेरी इजी, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। नाउ यू आर नॉट सपोज टू यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी फॉर योर पर्सनल प्रॉफिट, provides that the property of the firm shall be held and used exclusively for the purpose of the firm। ये सेक्शन नंबर 15 बता दिया गया है, इसी को थोड़ा डिटेल में सेक्शन नंबर 16 में बताया गया है, जो हम करेंगे। तो सेक्शन नंबर 15 क्या कहता है कि बताता है कि आप अपने फर्म के प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिवली यूज और हेल्ड मतलब कि फर्म ही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फर्म ही उसको यूज कर सकता है, ओनली फॉर ऑफिशियल वर्क। आप पर्सनल काम के लिए उसको अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आ गया एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी में, कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए उसको अप्लाई नहीं कर सकते। लेट्स मूव विद सेक्शन नंबर 16, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जल्दी से यहां ध्यान से सुनना। सेक्शन नंबर 16 कहता है पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द पार्टनर्स। पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द पार्टनर्स, कैसे कैसे पर्सनल प्रॉफिट पार्टनर कमा सकता है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अनलेस अदरवाइज अग्रीड, इट इज अनलेस अदरवाइज अग्रीड। अग्रीमेंट में आपने कुछ अग्री किया है तो उसको छोड़ के, ये डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट मैं आपको बता रही हूं, बाय डिफॉल्ट क्या आपको मानना है। इफ द पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म। अब इसका एग्जाम्पल सुनो जल्दी से। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका ए, बी एंड सी एंड डी पार्टनर्स है। क्या है, ये सारे आपके पार्टनर्स है, ठीक है ना। अब हुआ क्या, ए ने क्या किया, ए ने एक ट्रांजैक्शन किया फॉर द फर्म, लेकिन उसने क्या किया ना, ट्रांजैक्शन के बदले उसने ना अंडर द टेबल उसने कुछ एक पैसे ले लिए। फॉर एग्जाम्पल उसने 20,000 एक्स्ट्रा कमा लिए, 20,000 एक्स्ट्रा उसने अंडर द टेबल एज अ सिफारिश या एज अ घूस लिया, ठीक है ना, रिश्वत ले ली। अब ये जो 20,000 उसने अंडर द टेबल लिया है ना, कोई भी प्रॉफिट उसने कमाया है फ्रॉम द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, तो ये अलाउड नहीं है। ये किसका कमाई है, ये प्रॉफिट किसका है, ये प्रॉफिट आपका फर्म का है। ए को क्या करना पड़ेगा, ए को फर्म को देना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल सुनो प्लीज। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी है, ठीक है ना, ये सारे क्या करते हैं, इनके पास टैक्सी का बिजनेस है, ये टैक्सी को फेयर पे देते हैं और पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। ए ने क्या किया, ये टैक्सी को, है ना, ए ने क्या किया, ये टैक्सी को लेके गया और अपने फ्रेंड को दे दिया इसने, ठीक है ना। फ्रेंड उसको यूज करेगा और बदले में फ्रेंड उसको 10,000 रुपीज देगा। इसके बारे में उसने डिड नॉट इन्फॉर्म अदर पार्टनर्स को उसने इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है ना। अब ए ने टैक्सी फर्म की है और ए ने 10,000 रुपीज कमाए थे, तो अब मेरी बात सुनना, ये 10,000 किसका हुआ, अब ये 10,000 भी फर्म का हुआ, मस्ट रिटर्न टू द फर्म, क्योंकि वो फर्म की कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके अपना पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमा सकता, पर्सनल प्रॉफिट वो नहीं कमा सकता। समझ में आया, देखो यहाँ पे, इफ द पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, जो मैंने आपको बताया था, और यूज फ्रॉम द प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा फर्म को, ठीक है ना। एक और चीज देखो, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी सी डी है, ठीक है ना। अब इनका, ये लोग पार्टनर्स है और इनका एक क्लाइंट है। क्लाइंट कौन है, क्लाइंट है ई, ठीक है ना। ए ने क्या किया, ई
का हेल्प लेके, ई का हेल्प लेके इसने एक पर्सनल गेन किया, पर्सनल गेन किया, ठीक है ना, ई का हेल्प लेके पर्सनल गेन कर लिया। तो आप ये कनेक्शन, आपने क्या किया, ये कनेक्शन यूज किया, कनेक्शन यूज करके आपने प्रॉफिट कमाया, पर्सनल प्रॉफिट ये भी अलाउड नहीं है। अगर आप फर्म का, क्लाइंट का, फर्म का कनेक्शन यूज करके अगर आप कोई भी पर्सनल प्रॉफिट कमाते हो तो वो भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा टू द फर्म। मेरी बात समझ में आ गई? ये देखो, और द फर्म्स नेम और द बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म, अगर कोई भी बिजनेस कनेक्शन आप यूज करते हो तो वो भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा, या कोई भी फर्म का नाम यूज करके अगर आप पर्सनल प्रॉफिट्स कमाते हो तो वो भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ही शैल पे दैट प्रॉफिट टू द फर्म, उसको वो प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा, फर्म को वापस लौटाना पड़ेगा। अब यहां मैंने लिखा है अनलेस अदरवाइज अग्रीड, मतलब क्या हुआ, अगर अग्रीमेंट में लिखा है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो करो, तो बिंदास करो, तो कोई टेंशन नहीं है। अनलेस अदरवाइज अग्रीड का मतलब हो गया इन जनरल आप ये सब नहीं कर सकते। अगर आप लोग में आपस में इतनी समझ है, इतना आप लोग में याराना है कि आप कर सकते हो तो करो, जो करना है करो, जो मन है करो। अग्रीमेंट ऐसा चीज है पार्टनरशिप का, आप जो मन चाहे डालो उसमें, उसके अकॉर्डिंग जो मन चाहे करो, कोर्ट भी बीच में नहीं आएगी। समझ में आया ना आपको? तो ये केस समझ में आया आपको? तो अगर आप फर्म का कॉन्टैक्ट, फर्म का ट्रांजैक्शन, फर्म का प्रॉपर्टी, फर्म का कनेक्शन, फर्म का नाम यूज करके अगर आप कोई भी पर्सनल प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो आपको प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, फर्म को लौटाना पड़ेगा, वो आपका नहीं है। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ द सेम नेचर and competes with the firm, then the profit earned shall be paid to the firm। मैंने क्या कहा, आप सेम बिजनेस तो कर नहीं सकते, वो तो मैंने रिस्ट्रिक्ट कर ही दिया था पहले। तो अगर सपोज ए बी सी डी है, इनका टैक्सी का फेयर का बिजनेस है, ए ने क्या किया, दूसरा टैक्सी अपना पर्सनल कार उसने रेंट पे दिया, पर्सनल कार रेंट पे दिया और 10,000 रुपीज कमाया, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। वो क्या कर रहा है, कॉम्पिटिशन दे रहा है ना, तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10,000 भी आपको पे करना पड़ेगा फर्म को जाके, ये 10,000 भी आपको फर्म को पे करना पड़ेगा। देन द प्रॉफिट अर्न शैल बी पेड बैक टू द फर्म। समझ में आया? एकदम इजी ना। तो सेम नेचर का भी आप यूज नहीं कर सकते। बेसिकली ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, बिजनेस कनेक्शन और फर्म का नेम और सेम नेचर, ये सारे में आपको क्या करना पड़ेगा, पे द प्रॉफिट टू द प्रॉफिट अर्न शैल बी पेड बैक टू द फर्म। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। सेक्शन नंबर 16 यहां हो चुका है। अब राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर द चेंज इन द फर्म, यह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा और समझाना है। तो हम अपना क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज गिव अ थम्स अप सो दैट आई गेट मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग इन एंड वॉचिंग माई क्लासेस। इट वॉज वेरी नाइस हैविंग यू ऑल, और लेट्स मीट टुमारो in the next class. Bye bye.